नमस्कार। सत्ता के गलियारों की कानाफूसी, हलचल और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सबसे बड़ी कुर्सी है डीजीपी की, उसका जो पद है अब वो एक हफ्ते का समय उस पर बचा है और यूपी में डीजीपी के पद को लेकर अभी संशय बरकरार है। वर्तमान डीजीपी डीएस चौहान का जो रिटायरमेंट है वो मात्र एक सप्ताह बचा है। ऐसे में यूपी पुलिस का नया डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर पुलिस महकमे में अभी असमंजस है, तमाम तरह की कयासबाजी है। भावी डीजीपी को लेकर दूसरी ओर अंदर खाने लामबंदी भी चल रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग कहते हैं कि केंद्र से जो संदेश आएगा वो उत्तर प्रदेश में डीजीपी बनेगा। नए डीजीपी को लेकर एक और बात है कि संघ लोक सेवा आयोग को क्या कोई सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर जब एक डीजी रिटायर हो जाएगा तो नया डीजी कौन हो सकता है, इसको लेकर 1988 बैच के अफसरों में तमाम सारी चर्चाएं हैं। 1988 का बैच चूंकि सीनियरिटी में है, वो इस पद का सबसे बड़ा दावेदार है। उसमें दो अधिकारी हैं, जिसमें डीजी कारागार हैं आनंद कुमार और डीजी सीबीसीआईडी विजय कुमार। ये दोनों 1988 बैच के अफसर हैं और दोनों की नौकरी लगभग एक साल बची है और एक साल से ज़्यादा बची है। तो दूसरी ओर एक चर्चा यह है कि वर्तमान डीजीपी की विदाई होगी या उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा, इस पर भी अभी असमंजस है। उत्तर प्रदेश के अतीत में पहले ऐसे कई घटनाक्रम हुए जब डीजीपी विदाई ले लिए, रिटायर हो गए और उसके बाद उनका सेवा विस्तार का फरमान आ गया। एक मामला आपको बताएंगे, जब एके जैन, अरविंद कुमार जैन डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, तो वो रिटायर होकर पुलिस लाइन से उन्होंने विदाई भी ले ली और जब वो अपने आवास पहुंचे तो उनके 3 महीने का सेवा विस्तार का पत्र आ गया था। इसी तरह का एक मामला और आया जब 2017 में सुलखान सिंह विदाई परेड संपन्न कर चुके थे और वो घर जाने की तैयारी में थे, तब उनको केंद्र सरकार ने 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया था। ऐसे में जो वर्तमान डीजीपी हैं डीएस चौहान, जो उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है 31 मार्च, तब तक ये संशय बना रहेगा कि वो रिटायर होंगे या उनको एक्सटेंशन मिलेगा। फिलहाल अब आते हैं कि अगर डीएस चौहान रिटायर हो जाते हैं तो जो नाम हैं उनमें आनंद कुमार और विजय कुमार में कौन डीजीपी बन सकता है। विजय कुमार भी 1988 बैच के अफसर हैं, सीबीसीआईडी में हैं और उनकी नौकरी लगभग 2024 के जनवरी तक है। आनंद कुमार की जो रिटायरमेंट है वो अप्रैल 2024 में है, यानी कि लंबी अवधि आनंद कुमार के पास, 1 साल से ज़्यादा की नौकरी आनंद कुमार की बची हुई है। इन्हीं दोनों में से सरकार कोई डीजीपी अगर नया बनाना हुआ तो बनाएगी, क्योंकि अभी भी सर्विस में मुकुल गोयल जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। वो फरवरी 2024 तक अभी नौकरी में हैं। तो सीनियर मोस्ट पे तो मुकुल गोयल आते हैं। उसके बाद अगर चौहान रिटायर हो जाते हैं तो फिर लड़ाई आनंद कुमार और विजय कुमार, 2 अफसरों के बीच होगी डीजीपी पद की। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर डीएस चौहान रिटायर होते हैं तो यूपी में नए डीजीपी के साथ साथ नया एडीजी एलओ भी मिलेगा। प्रशांत कुमार जो इस समय एडीजी हैं वो अब डीजी रैंक में प्रमोट हो चुके हैं और 31 मार्च के बाद उनकी पोस्टिंग भी होनी है। तो स्वाभाविक है कि नए डीजी के साथ साथ एडीजी एलओ भी अब नया होगा। ये भी एक संयोग बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में इन दोनों पदों पर नए चेहरे देखने के लिए अभी थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बदलाव होगा कि या नहीं, या कोई गारंटी से नहीं कह सकता है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है। इसमें तमाम ऐसे नाम हैं
जो बहुत चर्चा में रहते हैं अपनी कार्यशैली को लेकर, कुछ अधिकारी अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर, तमाम सारी बातें यहाँ चलती रहती हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े अफसर हैं और उनके जीवन में निजी तौर पर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर चर्चा करने का बहुत ज़्यादा अवसर तो नहीं आता, लेकिन वो उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने आनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में वैसे सब कुछ बहुत हल्के में होता है, मजाक के तौर पर लेते हैं, लेकिन आज ये खुलासा मेरिट बेस्ड कैडर बदलाव के एक खेल से जुड़ा हुआ लगता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादी कोई खेल नहीं है, लेकिन शायद आईएएस अफसरों के लिए ये खेल भी हो, क्योंकि एक ताज़ा उदाहरण हम आपके सामने लाए हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 बैच की आईएएस अधिकारी हैं सौम्या पांडे। वो प्रयागराज की रहने वाली हैं, वो इंजीनियरिंग की डिग्री रखती हैं और वर्तमान में कानपुर देहात की सीडीओ हैं। सौम्या ने 2018 में दिल्ली के रहने वाले आईएएस अफसर डॉक्टर नितिन गौर, जो 2016 बैच के आईएएस हैं, उनसे शादी की थी। नितिन उस समय जब शादी हुई तो वो छत्तीसगढ़ कैडर में तैनात थे, मूलतः वो दिल्ली के रहने वाले हैं। लेकिन जो मैरिज बेस्ड कैडर बदलाव की व्यवस्था है डीओपीटी के द्वारा, वो नितिन के हक में गई और उन्होंने अपना कैडर बदलवा कर उत्तर प्रदेश कर लिया, चूँकि उनकी पत्नी यहाँ उत्तर प्रदेश कैडर में तैनात थी। केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था देती है कि पति और पत्नी अलग अलग राज्यों के कैडर में नौकरी ना करें, वो जहाँ चाहें दोनों एक जगह मर्ज होकर एक स्टेट में नौकरी कर सकते हैं। और इसके लिए एक अनिवार्यता यह है कि मैरिज जो होगी उसका 2 साल चलना अनिवार्य है। तो जो डॉक्टर नितिन गौर हैं, वो इस समय गाज़ियाबाद नगर निगम के कमिश्नर हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। वैसे नितिन गौर और सौम्या के बीच 18 में शादी हुई और अब तलाक हो गया है, लेकिन तमाम सारी चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं से पहले नितिन गौर के बारे में ये कहना थोड़ा ज़रूरी होगा कि हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ रही हों, लेकिन उनकी कार्यशैली उन्हें थोड़ा अलग करती रही है। नितिन जब उत्तर प्रदेश आए थे तो मुजफ्फरनगर में उनको एसडीएम बनाया गया था। उस समय सरकार की गाड़ी जो थी कंडम थी, एसडीएम के पास चलने लायक नहीं थी। उन्होंने नई गाड़ी नहीं ली और वो रोडवेज से और ऑटो से डेली अपनी तहसील में आते जाते थे। एक कहा जाए उन्होंने जो एक मिसाल पेश की थी सादगी की, वो लोगों को प्रभावित करती थी। और दूसरा, वो पेशे से एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर और मरीज लोग जनता के प्रति उनके मन में एक ये भी लगाव था। लेकिन 2 साल की बाध्यता खत्म होने के बाद अचानक से सौम्या और नितिन में तलाक हो गया। ये तलाक अब चर्चा में है। अब इस बात की भी चर्चा है कि मैरिज बेस्ड कैडर बदलाव को लेकर जो डीओपीटी का नियम है, क्या उसमें कुछ बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। क्या ऐसा है कि कुछ लोग सिर्फ अपना कैडर बदलवाने के लिए इस तरह की शादियां करते हैं, जिसे कि लोग इन नियमों का दुरुपयोग भी मानते हैं, कुछ लोग इसे नैतिकता के खिलाफ भी मानते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा उदाहरण है, जब लखनऊ के पूर्व डीएम रहे अभिषेक प्रकाश और यहीं पर आईएएस अधिकारी अदिति सिंह के बीच तलाक का मुद्दा गरमाया था और आखिरकार दोनों में तलाक हो गया। लेकिन अभिषेक प्रकाश जो यूपी आए थे, वो भी इसी मैरिज बेस्ड कैडर के आधार पर उनको मौका मिला, क्योंकि वह नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी थे। वो तो जब अदिति से उनकी शादी हो गई तो वो उत्तर प्रदेश कैडर में मर्ज हो गए, उनको अनुमति मिल गई और उसका फ़ायदा आप देख ही रहे हैं। शादी ज़्यादा दिन चली नहीं, लेकिन अभिषेक प्रकाश के चर्चे और कारनामे वो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में बैठकर तो उन्होंने जो झंडे गाड़े, वो अतीत आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा कि एक अफसर किस तरह से उसकी कार्यशैली हो सकती है, कितना निरंकुश और कितना दाग लेकर
वो लखनऊ से गए हैं। फिलहाल शादी और तलाक ये पति पत्नी के निजी जीवन से जुड़ी किस्से हैं, लेकिन जब इसके आधार पर कोई अफसर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है, उसको एक तरह से कहा जाए लाभ मिलता है, और बाद में वो शादी टूट जाती है, तो स्वाभाविक है कि इस पर चर्चा होगी। आज ये किस्सा लोगों के सामने है। जो जानकार हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो मानते हैं कि शायद इस व्यवस्था का डीओपीटी के थोड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि डीओपीटी अपने इस नियम पर विचार करे, बदलाव करे, संशोधन करे, जिससे कि आगे इतनी आसानी से लोग शादी करके एक दूसरे को छोड़ ना सकें, तलाक न दे सकें। तो एक सुझाव ये है कि डीओपीटी को चाहिए कि वो मैरिज बेस्ड कैडर की जो बदलाव की व्यवस्था है, उसमें 2 साल की बाध्यता को हटाकर 5 साल कर दे। 5 साल अगर शादी चलने की अनिवार्यता हो जाएगी, तलाक नहीं ले सकते, तो उस 5 साल में बहुत पानी पति पत्नी के जीवन में बह जाता है, निजी जीवन में बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं वो धीरे धीरे सामंजस्य में बदल जाती हैं। 5 साल में लोग एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझ जाते हैं, उनकी आदतों को से परिचित हो जाते हैं, और वही रेलगाड़ी 2 पहिए की तरह मिलने भले ना लेकिन साथ चलते चलो, तो उस तरह का भी लाइफ कुछ हो जाती है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो अधिकारी इस कैडर बदलाव का मैरिज के आधार पर फ़ायदा उठाते हैं और 2 साल के बाद अगर वो शादी तोड़ देते हैं, तो उनको उनके मूल कैडर में वापस भेज देना चाहिए, उनको उस स्टेट के कैडर में मर्जर खत्म कर देना चाहिए। ये भी एक बड़ी मार्के की बात आई है। इस देश में जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, अखिल भारतीय सेवा में लोग हैं, जरूरी नहीं सबका चरित्र आदर्श का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सीएम रहने के 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन इन 6 सालों के सरकार के राजकाज में शासन करने के तरीके में एक नया मॉडल इजाद हुआ है। कहिए कि सरकार ने एक नए मॉडल को आगे बढ़ाया है। आप इसे सरकार का कार्यवाहक मॉडल भी कह सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिए है ये मॉडल। हालांकि इस मॉडल को कई बार तो सरकार ने अपनी पसंद से लागू किया और कई बार मजबूरी में ढोना पड़ा। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बहुत बड़े बड़े पदों पर, शीर्ष पदों पर बैठे हुए कार्यवाहक और रिटायर्ड अफसरों की और उनके माध्यम से चलाई जा रही काम चलाऊ व्यवस्था की। यूपी की ब्यूरोक्रेसी की आज की जो सबसे बड़ी कुर्सी है वो मुख्य सचिव की है, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं, वो 2 साल के सेवा विस्तार पर हैं। ये एक प्रकरण है। दूसरा जो नंबर 2 की कुर्सी ब्यूरोक्रेसी में कही जाती है, चाहे आप उसको आईआईडीसी की कुर्सी कहिए, चाहे एपीसी की कुर्सी मानिए, उस पर भी एक तरह से कार्यवाहक ही व्यवस्था चल रही है। मनोज कुमार सिंह एपीसी हैं, लेकिन आईआईडीसी के पद पर उनको अतिरिक्त चार्ज है। नंबर 2 की कुर्सी, 2 में से एक पद कार्यवाहक है। अब तीसरे पे आते हैं। यूपी पुलिस में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स है, उसका जो मुखिया है, जो सबसे बड़ी कुर्सी है उसकी, डीजीपी का पद, वो भी पिछले 11 महीने से कार्यवाहक है। अब डीएस चौहान के रिटायरमेंट का समय आ गया है, लेकिन अभी वो रिटायर होंगे कि सेवा विस्तार मिलेगा, इसकी अभी हरी झंडी नहीं हुई है केंद्र से। अब इतने कार्यवाहक और रिटायर लोगों के माध्यम से ये व्यवस्था चलाना, वो भी तब जब दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं। ऐसा नहीं कि कोई सरकार कमजोर है, भाई योगी की सरकार है, 6 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पूर्ण बहुमत है, मजबूत सरकार है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन गवर्नेंस का ये मॉडल लोगों को थोड़ा से असहज करता है। चर्चा होती है कि भाई ये ऐसा क्यों चल रहा है। अब आप तमाम सारी चीज़ें देखेंगे
लेकिन इन कार्यवाहक और रिटायर के अतिरिक्त भी एक और नई चीज आपको देखने को मिलेगी। जो नाकाम है एक अफसर, उस पर सत्ता शीर्ष का बहुत ज़्यादा भरोसा ब्यूरोक्रेसी में भी और जानकारों को भी काफ़ी अखरता है। बात नरेंद्र भूषण की हो रही है। पीडब्ल्यूडी महकमे का भट्ठा बैठाने के बाद उनको औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी दी गई। पीडब्ल्यूडी में उन्होंने मात्र 30% बजट खर्च किया। विधानसभा में विपक्षियों ने सरकार को इसके लिए बड़ा घेरा कि सड़कों की हालत खराब है। सरकार ने नरेंद्र भूषण को वहां से हटाया, लेकिन औद्योगिक विकास जैसे बहुत बड़े महकमे की जिम्मेदारी दे दी। और जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, पूरी दुनिया से 32,000-33,000 करोड़ के लगभग निवेश आ रहा है। अब उद्योगपतियों के माथे पर क्या चिंताएं होंगी। नरेंद्र भूषण पर सरकार की ये मेहरबानियां लोगों को काफ़ी चौंकाती हैं। लेकिन आप यहाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ कार्यवाहक और रिटायर में सरकार की भले न चली हो, लेकिन यहाँ नरेंद्र भूषण के मामले में वो अपनी पसंद को तय करने में थोड़ी कामयाब रही। नरेंद्र भूषण पर कई सारी और अथॉरिटियों की भी जिम्मेदारी दी गई। सबसे बड़ा महकमा यूपीडा, जो पीडब्ल्यूडी से भी उसका अब्बा है, बजट के मामले में 2 गुना है, वो उसके सीईओ बना दिए गए। यमुना अथॉरिटी है उनके पास, गीडा, सीडा, जीडा सब है उनके पास। क्या गजब की व्यवस्था है। लोग कहते हैं मनोज सिंह उत्तर प्रदेश में बड़े पावरफुल आईएएस अफसर हैं, लेकिन मनोज सिंह से ज़्यादा पावरफुल हैं नरेंद्र भूषण, और वो जूनियर भी हैं। उन पर दांव कौन खेल रहा है और कितने लंबे वक्त के लिए खेल रहा है, क्योंकि मनोज सिंह के पास अब 2.5 साल की नौकरी है, नरेंद्र भूषण के पास लंबा समय है, नोएडा होके आए हैं। तो ये जो गवर्नेंस करने का एक नया मॉडल उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, उसको भी आप एक उपलब्धि के तौर पर कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब सरकारें बहुमत की होती हैं तो अधिकारी कार्यवाहक रहा है या परमानेंट रहा है, उसको ज़्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जानकार हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनके सामने ये सब चीज़ें आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों बिजली कर्मियों की हड़ताल हुई, हड़ताल ख़त्म भी हो गई। कुछ जिले अंधेरे में डूबे रहे, हड़ताल हुई तो राजधानी में भी कुछ जगह बिजली संकट रहा, हो हल्ला मचा, सरकार की काफ़ी बदनामी हुई। अब इस हड़ताल के लिए कहा गया कि कर्मचारी और इंजीनियर जिम्मेदार हैं, ये बदमाश हैं, इन्होंने ऐसा किया, और बाकी डंट आया सरकार पर, मंत्री पर। लेकिन इस हड़ताल के पीछे जो सबसे बड़ा जिम्मेदार हैं वो बिजली विभाग के चेयरमैन एम देवराज। उन पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना उनसे कोई पूछताछ होती है। कई बार चेतावनी दी गई कर्मचारियों की ओर से, लेकिन उनकी हठधर्मिता जारी रही। वो अपने समझौते पर आना नहीं चाहते, तो हड़ताल के अलावा ज़्यादा रास्ता नहीं था। हालांकि जो ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उन्होंने कई राउंड बातचीत की कर्मचारियों से, लेकिन हर बार देवराज का ही प्रकरण आया। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था जब जब फेल हुई, आईएएस अफसरों के नाते हुई। हड़ताल हुई, आईएएस अफसरों के नाते हुई। सरकार कर्मचारियों पर असमा लगाती है, बदनामी मंत्री की होती है, लेकिन मौज मारने वाले ना रासुका, ना असमा, ना ट्रांसफर, ना निलंबन, वो अपने जगह पर जमे हुए हैं। संविदा कर्मचारी हो सेवा समाप्त कर दो। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रबंधन के लोग हैं, खास तौर से एम देवराज जैसे लोग, इनकी हठधर्मिता के चलते ये हड़ताल सामने आई थी। ये बात जरूर है कि अरविंद शर्मा राजनीति में नए हैं, लेकिन वो पीएमओ में अफसर रहे हैं। उनकी शालीनता और सादगी ने ये हड़ताल समय से पहले ख़त्म करा दी। लेकिन जो अफसर जिद पर अड़े हैं और जिन्होंने निगमों को अपनी चारागाह बना रखा है, खास तौर से बिजली विभाग में जितने निगम हैं और उनमें जितनी ब्रांचें हैं, सब पर आईएएस अफसर तैनात हैं। कर्मचारियों का आंदोलन इस एक बिंदु पर भी था कि आईएएस अफसरों की तैनाती नहीं होनी चाहिए। पहले यहाँ पर इंजीनियर भी तैनात होते रहे डिस्कॉम में। अब जब बिजली सिस्टम बढ़िया हो जाता है, अच्छा उत्पादन होता है, तो श्रेय ये चेयरमैन साहब और आईएएस अफसर लोग लेते हैं। लेकिन जब बिजली विभाग घाटे में चला जाता है, उत्पादन कम हो जाता है, बिजली को लेकर हाहाकार मचती है,
तो कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती होती है, ठीकरा बदनामी का कर्मचारियों और इंजीनियरों पर फोड़ा जाता है, उनकी तनख्वाह काटो, उनके ऊपर निलंबन करो, उनको कोर्ट का अलग डर सताता है। तो ये बड़ी विचित्रता है और विरोधाभासी स्थितियां हैं कि मजा मार रहे हैं आईएएस अफसर और धक्का सहाय इंजीनियर और कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा धमाका हुआ। एम देवराज ने अपने रहते, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, योगी सरकार का पार्ट 1 का समय था, 14 डिस्काम में डायरेक्टरों का चयन कर लिया और उधर सरकार शपथ ली थी, इधर उनके नाम का ऐलान हो गया। नए ऊर्जा मंत्री के आने का इंतजार तक नहीं किया गया। देवराज की मनमानियों की शिकायत जब नए ऊर्जा मंत्री से हुई तो उन्होंने इसकी जांच कराई और आज 1 साल बाद ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने देवराज के चयन की कलई खोल कर रख दी और उनके द्वारा चयनित 14 निदेशकों को बर्खास्त कर दिया गया, उस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इस पूरे मामले में आरोप है कि 80 से ज़्यादा जो आवेदक थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं गया। यह है देवराज की मनमानी। बिजली में निदेशकों को मनमाने ढंग से पात्र कुछ नहीं देखा गया, जो हमारा प्रिय है उसको कर लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी जैसी संस्था जो इस चयन समिति का हेड होता है, उनको भी गुमराह किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा था तब ये चयन क्यों किया गया, और जब नया ऊर्जा मंत्री आ रहा था, शपथ हो गई थी, उसके पहले उनके चयन की प्रक्रिया क्यों कर ली गई, उनका इंतजार क्यों नहीं किया गया। एम देवराज पिछले 3 साल से बिजली विभाग के चेयरमैन हैं, हड़ताल होती है, निदेशकों का गलत चयन होता है, उसमें किसकी जिम्मेदारी जाएगी। सारा भार खाली कर्मचारियों पर और सरकार पर डालकर अफसर हर बार बच निकलेंगे। अफसरों की मनमानी ने उत्तर प्रदेश के बिजली व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है और आज आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आईएएस और मंत्री के बीच स्थिति ये है कि करे कोई भरे कोई, क्योंकि उनको सरकार में पता नहीं कौन सा प्रोटेक्शन हासिल है कि देवराज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि सरकार की नीति 0 टॉलरेंस और भ्रष्टाचार की है। बहरहाल जो लोग बोलते हैं उनके लिए प्रसिद्ध शायर अनवर जलालपुरी साहब ने लिखा है कि हर आदमी के जिंदगी के 2 पहलू होते हैं और इस 2 पहलू में जो सामंजस्य बिठाता है वो तो शायर है, साहित्यकार है, पत्रकार है, वो कर सकता है। एक पहलू ये है कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। और ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो हम बोलते हैं और सलीके के साथ बोलते हैं। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।